नमस्कार दोस्तों। तो हमारे नए चैनल यूपीएससी नीव बयान एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हिजबुल्लाह के जो पेजर्स अटैक हुए थे और ईवीएम्स के बारे में। अब आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा तो आपने सोचा होगा यार ये क्या है, ईवीएम वर्सेस हिजबुल्लाह पेजर्स, ये क्या नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तो ये भारत है और यहाँ पर जब भी चुनाव होते हैं तो आपको पता है कि ईवीएम को लेकर के एक नई डिबेट जो है वो शुरू कर दी जाती है। 2014 के बाद से ही आपने लगातार देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी जब भी किसी स्टेट में हारती है, और मैं बहुत खुले तौर पर कांग्रेस का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस के सारे नेताओं के आप जवाब सुनोगे तो उनके पास जवाब यही होता है कि ईवीएम को हैक कर लिया गया होगा, ईवीएम को टेम्पर किया होगा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का भी बयान बहुत फेमस है जहाँ पर वो बता रहे हैं कि ईवीएम को हैक करके भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावों को जीत रही है और चुनावों को टेम्पर कर रही है। ये कभी उन स्टेट्स की बात नहीं करते हैं जहां पर इनकी सरकारें हैं या जहां पर इन्होंने चुनाव जीता है। जैसे जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शंस हुए हैं और अभी हरियाणा में भी इलेक्शंस हुए हैं। तो इन दोनों इलेक्शंस के बाद ये ईवीएम की डिबेट दोबारा से शुरू हो गई है और हरियाणा इलेक्शंस एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा है कांग्रेस के लिए। और पूरा जलेबी वाला मीम तो फेमस हो ही गया है, जहां पर वो जलेबी मीम एक्चुअल में क्या है वो आप जानते ही होंगे कि कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में शुरू के रुझानों को देख करके एग्जिट पोल ने बता ही दिया था कि कांग्रेस जीत जाएगी। तो शुरू के स्टार्टिंग के रुझानों को देख करके जलेबियां बट गई और बाद में पता चला कि कांग्रेस जो है वो बाद के जितने फेजेस हैं उसमें पीछे होने लगी और फिर कांग्रेस की कम सीटें आई और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े कंफर्टेबली वहां पर सरकार बना ली, बिना किसी की मदद के वहां पर बहुत कंफर्टेबली सरकार बना ली। इवन आज ही वो मैं नायब सिंह सैनी का वो स्टेटमेंट भी देख रहा था जहां पर वो भी जलेबी वाले चीज़ को लेकर के मजे लेते हुए नजर आए। तो इन सारी चीज़ों के बाद एक बड़ा सेटबैक हुआ। तो एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, कांग्रेस जिस जिस स्टेट में इलेक्शन हारती है तो उसके बाद एक समीक्षा बैठक बुलाई जाती है और उस समीक्षा बैठक में के बाद कांग्रेस के जितने बड़े नेताएं हैं सबके एक ही जवाब होते हैं कि चुनाव क्यों हारे। तो हमें लगता है कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है और ईवीएम को टेम्पर कर लिया गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि ईवीएम हैक हो सकता है कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लेम किसने किया है। इस बार का जो क्लेम है वो बहुत ही फनी है, मतलब आप खुद वो सुन करके हंसने लग जाओगे। इस बार एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया खुद कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं जिनका नाम है राशिद अल्वी। पहले मैं इनका आपको थोड़ा सा परिचय दे देता हूं, राशिद अल्वी कौन है, उसके बाद मैं इनका क्लेम बताता हूं और आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे मतलब। तो राशिद अल्वी जो है वो कांग्रेस के पहले बहुजन समाज पार्टी के नेता थे और 1999 में ये बहुत फेमस हुए थे। इन्होंने अमरोहा की सीट से, इफ आई एम करेक्ट, तो अमरोहा की सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था उस समय पर। और चेतन चौहान जो हैं वो बहुत बड़े इंडियन क्रिकेटर हैं, चेतन चौहान, वो भी उसी सीट से, अमरोहा की सीट से लड़ रहे थे। उनको, चेतन चौहान को इन्होंने 1 लाख वोट से हरा दिया था, ऑलमोस्ट 1 लाख वोट से, समवेयर अराउंड 90,000 टू 1 लाख वोट से इन्होंने चेतन चौहान को हराया था। बहुत नाम इनका फेमस हुआ था, बड़े लीडर थे बहुजन समाज पार्टी के। फिर बीएसपी की पार्टी में ये रहे और ये अपने विवादास्पद बयानों के लिए फेमस हैं, बहुत सारे विवादों में ये रहे, घिरे हुए हैं। तो उसके बाद इनको बीएसपी पार्टी से भी एक्सपेल कर दिया गया था 2004 में, क्योंकि ऊपर ही एक टिप्पणी कर दी थी कि ये पैसे लेकर के टिकट बांटा करती हैं और तमाम की ये बीजेपी के दबाव में काम करती हैं और तमाम ऐसी टिप्पणियां इन्होंने अपनी ही पार्टी के सुप्रीमो के खिलाफ कर दिया था। तो इनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन ये कभी फिर एमपी का चुनाव नहीं जीत पाए। ये राज्यसभा सांसद बने और कांग्रेस ने इनको 2 बार राज्यसभा भेजा, एक बार 2004 में भेजा, उसके बाद दूसरी बार भी, दोनों टर्म लगातार ये राज्यसभा के सांसद रहे। लेकिन वहाँ पर भी जब ये राज्यसभा के सांसद थे 2004 से 2012 तक ये राज्यसभा के लगातार सांसद रहे, तो उस समय पर इन्होंने 2009 में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। कारगिल दिवस के दिन इन्होंने कह दिया था कि जो कारगिल का वॉर है मैं उसको विक्ट्री की तरह से बिल्कुल भी नहीं देखता और इस पर हमें विक्ट्री सेलिब्रेट करनी चाहिए, ऐसा भी कोई बात नहीं है। तो इसको लेकर के काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था इन्हीं राशिद अल्वी जी का और बड़े नेता थे, लेकिन फिर कांग्रेस इनसे किनारा करने लग गई और फाइनली फिर इनको 2013 में स्पोक्स पर्सन के पद से भी हटा दिया गया था। लेकिन बड़े नेता हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं राशिद अल्वी और कांग्रेस के खास नेताओं में से आते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा क्लेम कर दिया इस बार। उन्होंने कहा कि देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती बड़ी तगड़ी है और इसीलिए क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के पास वो टेक्निक थी जब उसने पेजर और वॉकी टॉकीज़ को हैक करवा लिया था और हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स को मारने के लिए हैक करवा के वहाँ पर ब्लास्ट करवाए थे, तो फिर ईवीएम को हैक करने के भी हो सकता है कि उन्होंने टेक्निक दे दी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उसी टेक्निक को यूज़ करके ये बार बार चुनाव जीत जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत हंसी वाली बात है। उन्होंने पेजर और ईवीएम को कंपेयर कर दिया, कनेक्ट कर दिया एक दूसरे
वजह से। जैसे हुआ क्या था ना कि लेबनान में आपने सुना होगा 17 और 18 तारीख थी सितंबर की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो पेजर और उसके अगले ही दिन वॉकी टॉकी अटैक हुए थे। तो इसमें क्या किया था इजराइल ने कहा गया बाद में जो रिपोर्ट निकली कि इजराइल ने पेजर्स को हैक कर लिया था, कि ये पेजर ज़्यादातर हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स इस्तेमाल करते हैं, और वो फिर ब्लास्ट करना शुरू हो गए। एक एक के बाद बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हुए और बहुत सारे लोग इसमें जान गए। फिर उसके बाद वॉकी टॉकी भी ब्लास्ट हुआ था। तो इन्होंने कहा कि ये जो अगर पेजर और वॉकी टॉकीज को हैक किया जा सकता है तो ईवीएम को भी बिल्कुल हैक किया जा सकता है। उसका जवाब देते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और एक मीडिया के पर्सन ने उनसे यही सवाल पूछ लिया। अब मीडिया तो आपको पता ही है कि अगर किसी नेता का ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाता है उसको पकड़ लेते हैं और जगह जगह, अभी आप देखो हर इंसान से पूछेंगे, वो जिसका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे वो ये सवाल ज़रूर दागेंगे कि उन्होंने तो पेजर और ईवीएम को कनेक्ट कर दिया था, आपको क्या लगता है? और भाई आदमी हंसेगा ही, जिसको नॉलेज होगी, जिसको समझ आता होगा कि क्या है, तो वो उस चीज़ के ऊपर जाहिर सी बात है उसका थोड़ा सा हंस देगा वो। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाकायदे उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जो ईवीएम है वो बिल्कुल डिफरेंट डिवाइस है, वो पेजर और वॉकी टॉकी से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। और रही बात मतलब इजराइल से टेक्नोलॉजी लेने की, भाई गजब की बात है। इजराइल से हम कैसे टेक्नोलॉजी ले सकते हैं इस चीज़ के लिए? एक इलेक्शन को रिग्ड करने के लिए टेक्नोलॉजी इजराइल से लेना, क्योंकि वो उनका दोस्त है। तो ये बात ही कुछ समझ में नहीं आती है, पहली चीज़। और अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते होगे तो आपको पता होगा कि ऐसे कोई भी कंट्री जो है एक किसी पर्टिकुलर पार्टी को ऐसे सपोर्ट नहीं करती। वो कंट्री को भले सपोर्ट करे, एक पर्टिकुलर पार्टी को भी इलेक्शन को टैम्पर करने में सपोर्ट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट खुद राशिद अल्वी ने दे दिया है। तो यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ईवीएम का आपको स्टेप समझाया कि भाई देखो, ईवीएम की अपनी एक कंट्रोलिंग यूनिट होती है और एक बैलेटिंग यूनिट होती है। कंट्रोलिंग यूनिट का जो कमान है वो एक 5 मीटर की केबल होती है, उससे कनेक्टेड होती है, और वो कंट्रोलिंग यूनिट पोलिंग ऑफिसर के पास होता है जो बूथ पर बैठे होते हैं। और जब भी आप देखा होगा कि जब भी आप एंटर करोगे वोट करने, तो वहाँ पर ईवीएम मशीन जो है वो रहती है आपके सामने, वहाँ पर सारी पार्टीज और बटन रहते हैं, आपने देखा होगा। तो जब भी आप क्लिक करोगे ना, तो वो आपका जो रिकॉर्ड है वो तभी रिकॉर्ड होगा उस मशीन में, जो भी आपने क्लिक किया है, जो भी आपका रिजल्ट, जो भी आप जिस भी पार्टी को आप वोट दे रहे हो, वो तभी रिकॉर्ड होगा जब पोलिंग ऑफिसर जो है वो कंट्रोलिंग यूनिट से उस बैलेटिंग यूनिट को एक्टिवेट करेगा। तो जैसे ही कोई आपकी जब आईडी चेक हो जाती है, जैसे ही आप एंटर करते हो, बटन दबाने जाते हो, उससे थोड़ी देर पहले वो अपने कंट्रोलिंग यूनिट को एक्टिवेट करते हैं, जिससे वो बैलेटिंग यूनिट एक्टिवेट होता है, और तभी आप जो भी बटन दबाते हो वो रिकॉर्ड होता है वहाँ पर। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, रिकॉर्ड होने के बाद एक बहुत बड़ी बीपिंग साउंड आती है, और वो बीपिंग साउंड कुछ देर तक पी करके एक ऐसी साउंड आती है जिसके बाद आपने जो बटन दबाया है उस पार्टी का सिंबल और उस कैंडिडेट का नाम बाकायदे उस पर दिखता है। तो फिर उस चीज़ के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अब जितनी भी जनता वोट दे रही है वो एक पार्टी को तो वोट दे नहीं रही है, परसेंटेज आप देख लीजिए इलेक्शंस का, वो दूसरी पार्टी को ही वोट दे रही है। और अगर वो लोग जो हैं वो बटन दबा रहे हैं और उनको अपनी पार्टी का सिंबल नहीं दिखाई दे रहा जिसको उन्होंने वोट दिया, तो क्या वो हल्ला नहीं करेंगे? क्या वो इसके ऊपर विरोध नहीं करेंगे इस चीज़ का? बिल्कुल करेंगे, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं आई हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ईवीएम्स को हैक करना इतना आसान नहीं है। और ईवीएम्स और पेजर्स में बहुत डिफरेंस है। पेजर जो है वो एक कनेक्टेड डिवाइस है, उसमें एक रेडियो फ्रीक्वेंसी से वो जुड़ा हुआ है, वो एक डिवाइस जो है वो दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर हर ईवीएम अपने आप में एक इंडिविजुअल डिवाइस है जिसके पास एक अपनी कंट्रोलिंग यूनिट और बैलेटिंग यूनिट है, तो इनका कोई कनेक्शन ही नहीं हो सकता है इसके ऊपर। तो ये बिल्कुल जो उनके जो उन्होंने क्लेम किए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, और वो हंसने वाले क्लेम्स हैं जो उन्होंने किए हैं। अब ये क्लेम क्यों आ रहे हैं कांग्रेस के डिफरेंट लीडर्स की तरफ से, आप सुनो, क्योंकि अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के भी चुनाव घोषित हुए और झारखंड के भी चुनाव घोषित हुए। तो इसमें कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ने कहा कि भाई अब आप बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए, लेकिन ईवीएम से चुनाव मत करवाइए। तो अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि कौन ज़्यादा सेफ है, ईवीएम ज़्यादा सेफ है या बैलेट पेपर ज़्यादा सेफ है? पहले मैं आपको बैलेट पेपर तो आप जानते ही होंगे यार, इंडिया में रहते हो और आपने तमाम ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी, अपने बुजुर्गों से जाकर के पूछ लेना, जो आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर अगर होंगे तो आप उनसे पूछिएगा कि बैलेट पेपर के चुनाव कैसे होते थे। और अगर आप यूपी और बिहार से आते हो तो फिर आप जरूर जा करके पूछिएगा। मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी पार्टी का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, बहुत फेमस घटनाएं हैं, मैं कुछ घटनाओं का जिक्र कर देता हूँ। बिहार के भागलपुर का आप पूछ लीजिएगा क्या हुआ था वहाँ पर बैलेट पेपर को, बैलेट पेपर गायब कर लिया गया था बाकायदे।
बिहार में एक और अररिया गांव है, वहाँ पर बैलेट पेपर्स गायब कर लिए गए थे। बैलेट की जो पूरी जो बक्सा होता था वो पूरा बक्सा गायब होता था, उस पर स्टैम्प मार के भर के उसमें और फिर ले जाके पोलिंग ऑफिसर को दे दिया जाता था। कई जगह पर जो पोलिंग ऑफिसर हुआ करते थे उनको अगवा कर लिया जाता था, घर में बंद कर दिया जाता था, उनसे बैलेट पेपर छीने जाते थे, उस पर स्टैंप लगाया जाता था, पेपर को डाला जाता था, उनको पकड़ाया जाता था कि लेके जाओ, कुछ भी इधर उधर किए मार देंगे। इस तरीके की तमाम घटनाएं हुई थी। 1990 की एक बहुत फेमस घटना है जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लेवल का व्यक्ति जो है वो इस बैलेट पेपर के कुछ उसमें धांधले में फंस गए थे, जिनका नाम था जो बहुत बड़े हरियाणा के नेता थे देवीलाल चौटाला जी। तो वो जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हुए तो उनकी सीट खाली हो गई थी, और उनकी सीट खाली हुई तो वो अपने बेटे को वहाँ से चुनाव लड़वाना चाहते थे, ओम प्रकाश चौटाला को। बहुत फेमस ये कांड है। महम एक जगह है जो कि रोहतक लोकसभा के अंतर्गत ये महम जो विधानसभा है वो आती है, तो वहाँ से विधानसभा के चुनाव होने थे। तो ओम प्रकाश चौटाला को वहाँ की जो पंचायत थी वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो वहाँ के एक लोकल नेता थे डांगी जो भी कांग्रेस में हैं, उनको सपोर्ट कर रही थी, आनंद सिंह डांगी। और दोनों के बीच में बहुत वायलेंस हुआ। बैलेट पेपर को उसमें रिग्ड किया गया, स्टैम्प किया गया। ये लोग जा करके इलेक्शन कमीशन के सामने धरने पर बैठे, फिर इलेक्शन कमीशन ने उसमें वोट जो है सारे सब कैंसिल करवा दिए। रीपोलिंग हुई, वहाँ पर भी वायलेंस हुआ, बैलेट पेपर को वो किया गया, फिर रीपोलिंग। 3 बार इलेक्शंस हुए। कितना सरकार का पैसा खर्चा हुआ और कितना लोगों का नुकसान हुआ, लोगों की जानें गई उसमें। तो बैलेट पेपर और ईवीएम में तो वैसे भी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि बैलेट पेपर की कहानियाँ अगर आपको जाननी है, आप जा करके ये कहानियाँ यूट्यूब या विकिपीडिया पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगी, या आपके पेरेंट्स होंगे आप उनसे पूछ लेना, वो आंखों देखी कहानियाँ आपको बता देंगे। कई सारी मूवीज़ में सब दिखाने की कोशिश भी की गई है। अब आते हैं ईवीएम्स के ऊपर। अब ईवीएम्स के ऊपर का अगर सवाल आपसे की जाए कि ईवीएम्स को क्या टैंपर किया जा सकता है, तो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है उस पर देखते हैं। तो ये आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट प्रोफेसर वहाँ के, उनका क्या कहना है ईवीएम के ऊपर। उन्होंने कहा देखो ईवीएम एक है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक तो किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन वो उस डिवाइस की कैपेबिलिटी के ऊपर होती है कि क्या वो डिवाइस कनेक्टेड डिवाइस है कि नहीं है। उसके ऊपर समझ में आता है कि वो उसको हैक किया जा सकता है कि नहीं है। अब क्योंकि ईवीएम अपने आप में एक इंडिविजुअल डिवाइस है, उसके पास अपना एक कंट्रोलिंग यूनिट है और अपना एक उसके पास बैलेटिंग यूनिट है, तो उसके पास कोई कनेक्शन नहीं है या उसको कोई पावर सप्लाई की भी ज़रूरत नहीं है, ना वो किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप ये कह सकते हो ना उसमें कोई इंटरनेट है कि उसको हैक किया जा सकता है, ना वो किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ है ताकि वो किसी ब्लूटूथ को रिस्पॉन्ड करे, तो वो सब भी सीन नहीं है। तो वो एक डिवाइस है जिसमें अपनी एक बैटरी लगी हुई है, तो उसको हैक करना के चांसेस बहुत कम है, बहुत मिनिमल चांसेस है, या आप मान के चलिए इम्पॉसिबल चांसेस। दूसरी चीज़, अगर किसी ने ईवीएम को टेम्पर करने की कोशिश भी करी, थोड़ी बहुत भी टेम्परिंग की कोशिश करी, तो यहाँ पर ईवीएम जो है वो वापस से उनमें ऐसी सेटिंग होती है कि वो फैक्ट्री सेटिंग पर रीसेट हो जाएंगी। फैक्ट्री सेटिंग मतलब सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा उसमें, सब ज़ीरो हो जाएगा। जैसे आपका फ़ोन फैक्ट्री सेटिंग पे चला जाएगा तो सारा डेटा साफ, कुछ नहीं मिलेगा, तो वो फैक्ट्री सेटिंग पर दोबारा से रीसेट हो जाएंगी। तो कोई उसको टैम्पर कर सके इसकी संभावनाएं बहुत ही मिनिमल हैं, मतलब शायद 0.01% चांसेस हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता हो। और एक्सपर्ट्स देखें, एक बड़े एक्सपर्ट हैं साइबर लॉ के, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के केसेस में कई बार प्रेजेंट भी हुए हैं, जिनका नाम है पवन दुग्गल जी। उनको भी काफ़ी नॉलेज है ईवीएम के ऊपर, और उनका भी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। ये कहते हैं अभी हम M3 टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मतलब तीसरा मॉडल है ईवीएम्स का, और इस मॉडल की खासियत क्या, मतलब ईवीएम की जो हमारे इंडिया में ईवीएम चलते हैं उसकी खासियत ये है कि उन्होंने भी सेम चीज़ कही कि इसका एक्सटर्नल कोई कनेक्शन नहीं है किसी भी डिवाइस से। तो अब क्योंकि एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं है इसका किसी भी डिवाइस से, तो इसमें हैक होने के चांसेस मिनिमल है, एकदम मिनिमल है, बहुत कम चांसेस हैं। और उसने बड़े लेवल पर, इंडिया लेवल के इलेक्शंस में ईवीएम्स को हैक कर पाना बहुत मुश्किल है। और अगर हैक हो जाते हैं तो फिर आप मशीन को रिकॉग्नाइज़ कैसे करोगे कि ये जो मशीन है ये इसके सारे वोट कांग्रेस को जाएंगे, ये जो मशीन है इसके सारे वोट बीजेपी को जाएंगे, और वोटिंग परसेंटेज भी बराबर आना चाहिए। मतलब ये इतने बड़े लेवल पर कर पाना इतने खुलेआम बहुत मुश्किल है, और तो इसलिए कहा जा रहा है कि इसको रिग करना इन इलेक्शंस को ईवीएम्स के माध्यम से बहुत मुश्किल है। तो ये सारे क्लेम्स जो नेता कर रहे हैं वो अपने उनके कयास लगाए हुए क्लेम्स हैं, और इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा उनके पास पुख्ता ना सबूत है ना इसकी बैकिंग है, तो इसको आप नहीं मान सकते। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी अपना इसके ऊपर खुला
एक्सप्लेनेशन दे दिया है, पूरा बाकायदे उन्होंने उसका बताया कि कैसे एक ईवीएम काम करता है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने अपना यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन में बिगेस्ट एवर डिस्काउंट लॉन्च किया है और वो अब यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस सिर्फ 24,999 है। आप ये मत सोचना कि मैं पहले दिन ही आपको एडवर्टीजमेंट करके कोर्स बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है, क्योंकि उन बच्चों को जो सच में एक क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। कुछ ही टाइम के लिए ये लिमिटेड ऑफर है, तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, इस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ कर लेना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।